नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में आज कौन से महत्वपूर्ण विधेयक हैं, बिल हैं जो शामिल हैं। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता प्रतिबिंब शर्मा लोकसभा से जुड़ी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। साथ ही मेरे साथ कृति मिश्रा भी आज जुड़ रही हैं, जो कि राज्यसभा की कार्रवाई को लेकर तमाम जरूरी अपडेट हम तक पहुंचाएंगी। इसके अलावा दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी से लोकसभा सांसद सत्यदेव पचौरी जी। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भी आज संसद में आज में जुड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। और संसद के आज के एजेंडे पर हम आगे बढ़ेंगे, विस्तार से पूरे एजेंडे पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी सहित देश में मूल्य वृद्धि से पैदा हालात पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा आज। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विभिन्न दलों के सांसद रखेंगे विचार और सुझाव। महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी होगा जिक्र। नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में होगा पेश। संसद की मंजूरी के बाद 30 सितंबर 2021 को जारी अध्यादेश की लेगा जगह। एजेंडे में देश के 6 औषधि, शिक्षा और शोध संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने वाला विधेयक भी शामिल। वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में देंगी बयान। उद्योग और विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी किए जाएंगे पेश। लोकसभा में पेश होगी कार्य मंत्रणा समिति की 26वीं रिपोर्ट। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से भी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं बीते हफ्ते दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ। इस पर एक नजर डालते हैं रिकैप के जरिए। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई। साथ ही द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 को लोकसभा की मंजूरी मिली, जबकि बांध संरक्षण सुरक्षा विधेयक 2021 राज्यसभा से पारित हो गया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया। इसके अलावा कोरोना महामारी से पैदा हालात पर नियम 193 के तहत लोकसभा में अल्पकालिक चर्चा भी हुई। हालांकि उच्च सदन के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर दोनों सदनों की कार्यवाही में गतिरोध भी देखने को मिला। तो पिछले हफ्ते का तमाम बड़ा रिकैप हमने देखा। अब आज के एजेंडे की बात करते हैं। दोनों सदनों की कार्यसूची में आज काफी अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं लोकसभा में आज क्या है खास। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन बिल 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा की कार्यसूची में आज शामिल है। साथ ही सदन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 पर भी विचार होना है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नारकोटिक, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पेश करेंगी। वो वित्त मंत्रालय से संबंधित 2021-22 की अनुदान मांगों पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगी। साथ ही शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय के
उच्च शिक्षा विभाग की 2021-22 की अनुदान मांगों के बारे में, शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति की 329वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। इसके अलावा सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र भी रखे जाएंगे। संसदीय समितियों की रिपोर्ट पेश होंगी और प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछेंगे। और आइए सीधा रुख करते हैं संसद भवन परिसर का, जहां मेरे सहयोगी प्रतिबिंब शर्मा लोकसभा से जुड़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिबिंब, आज से दूसरे हफ्ते की शुरुआत हो रही है शीतकालीन सत्र के, और पिछला हफ्ता जाते जाते कामकाज को लेकर काफी अच्छे संकेत देकर गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने नियम 193 के तहत कोविड महामारी पर गंभीर चर्चा के लिए सदस्यों को बधाई भी दी, और गुरुवार का जो दिन था वो लोकसभा के इतिहास में सबसे उपयोगी दिन भी बताया। हमने देखा 11 घंटे से ज्यादा चर्चा चली। अब नया हफ्ता शुरू हो रहा है, आज के दिन को लेकर, इस हफ्ते को लेकर किस तरह की संभावनाएं? जैसे कि प्रीति, आपने रिकैप के जरिए भी हमारे दर्शकों को बताया है कि धीमी शुरुआत हुई लोकसभा की गत सप्ताह, लेकिन धीरे धीरे कामकाज बढ़ने लगा। 193 के तहत बातचीत हुई, कोविड-19 को लेकर 16.5 घंटे चर्चा चली। उसके बाद माननीय मंत्री ने उस पर अपना रिप्लाई भी दिया और किसानों से जुड़े तीनों बिल, तीनों कानून वापस ले लिए गए। तो काम बहुत अच्छा हुआ गत सप्ताह, और माना ये जा रहा था कि इस नए सप्ताह जो कि आज से शुरू हो रहा है, दूसरे सप्ताह के पहले दिन भी लोकसभा की कार्रवाई में कामकाज बहुत महत्व का होगा। लेकिन कल एक बड़ी घटना जो है नॉर्थ ईस्ट में घट गई है। नागालैंड में फायरिंग हुई है और माना ये जा रहा है कि इस पर आज चर्चा के लिए विपक्ष जोर डाल सकता है। और एक खबर ये भी है कि मणिकम टैगोर, जो कि कांग्रेस के माननीय सांसद हैं, उन्होंने, और सांसद मनीष तिवारी, इन्होंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है, नोटिस दिया है और चर्चा की मांग की है। दोनों विषय पर चर्चा की, दोनों सांसदों ने चर्चा की मांग की है। तो माना ये जा सकता है कि आज जो लोकसभा की कार्रवाई जो है उसमें जो है इसी विषय को लेकर जो है माननीय सांसद और विशेष रूप से विपक्ष के लोकसभा सांसद इस पूरे विषय पर चर्चा की मांग कर सकते हैं, स्पष्टीकरण मांग सकते हैं सरकार से और संबंधित मंत्री से। अगर आज की अगर कार्यसूची की बात करें तो प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण है, और प्रश्नकाल में भी शिक्षा मंत्रालय से और वित्त मंत्रालय से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। शिक्षा मंत्रालय की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्रालय में भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग प्रोग्राम से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्व का प्रश्न पूछा जाने वाला है। और महत्व का इसलिए भी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2020 में देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, और इस नई शिक्षा नीति में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें मेडिकल की शिक्षा भी समाहित है, जिसमें इंजीनियरिंग की शिक्षा भी समाहित है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ सेंट्रल स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालयों की मांग लगातार देश भर में बढ़ती जा रही है। अलग अलग समय पर माननीय सांसदों ने इसकी मांग की है, और सैनिक स्कूलों की भी मांग बढ़ती जा रही है। सैनिक स्कूलों को लेकर आपको पता है पिछले दिनों एक बड़ा फैसला लिया था, और 100 नए सैनिक स्कूल देश भर में शुरू करने की जो है घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी। इसके अलावा हम ऑनलाइन शिक्षा, चूंकि हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 बरस से कोविड-19 की महामारी की वजह से स्कूल कॉलेजेस खुल नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा जो है स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये एक बहुत महत्व का प्रश्न है। प्रश्न इसलिए भी महत्व का हो जाता है, दुविधा की स्थिति बनी हुई है। एक नया वेरिएंट जो है कोविड-19 का सामने आ गया है। स्कूल कॉलेज खुल पाते उससे पहले ही ये वेरिएंट पूरे विश्व को परेशान कर रहा है। अब स्कूल कॉलेज फिर से बंद करके फिर से क्या ऑनलाइन शिक्षा की तरफ जाएंगे, इसलिए ये प्रश्न भी बहुत महत्व का हो जाता है। तमाम अहम जानकारी जो है वो प्रश्नकाल के दौरान भी हमारे सामने आ सकती है। सत्यदेव पचौरी बीजेपी से लोकसभा सांसद, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पचौरी साहब, क्या उम्मीदें लोकसभा के कामकाज को लेकर आ रही हैं? जैसा अभी हमने जिक्र भी किया कि पिछला हफ्ता जाते जाते अच्छे संकेत भी देकर गया है, तो कामकाज के लिहाज से कितना अहम ये हफ्ता और खासकर आज का दिन आप मान रहे हैं? मैं समझता हूं कि आज कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट भी पेश होनी है, और जिस प्रकार से विपक्ष ने शुरू से ही सहयोग किया है और उसी के कारण नियम 193 के तहत कोविड पर चर्चा भी हो पाई है। अच्छी चर्चा रही है, 11 घंटे चर्चा हुई है।
हमारी सरकार हमेशा ये चाहती है कि संसद में मुद्दों पर चर्चा हो। हम हर विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं। जो भी विपक्ष चाहता है, चाहे वो किसान के मुद्दे हों, हम उस पर भी बहस के लिए तैयार हैं। और प्रधानमंत्री ने तो अपने आप एक तरफा रूप से किसान बिल जो है वापस करने की घोषणा कर दी। ऐतिहासिक कदम है। कोई भी सरकार अपना बिल जो पास कराती है वो वापस नहीं लेती है, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में तो बहुत पैसा खर्च होता है, जनता के मुद्दे उठे, उस पर विचार आए सब लोगों के, और विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग ऐसे मुद्दे उठाएं, हमें बताएं। हम लोग, क्योंकि देश को चलाना है तो सबको चलाना है मिलजुल कर, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और हर मुद्दे पर बहस होगी तो मैं समझता हूँ कि सकारात्मक परिणाम भी आएंगे, एक काम करने की दिशा भी तय होगी, और देश का विकास जो होना चाहिए उसमें जो तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें और तेजी आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो यही तमाम उम्मीद हम भी कामकाज को लेकर कर रहे हैं। और अब लोकसभा के बाद जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं राज्यसभा में किस तरह से आज का दिन अहम रहने वाला है। और उच्च सदन यानी राज्यसभा के एजेंडे पर अगर हम नज़र डालें तो तमाम अहम कामकाज है जो लिस्टेड है। खासतौर से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी सहित देश में मूल्य वृद्धि से पैदा हालात पर आज राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा होनी है। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन की कार्यसूची में शामिल है। एक तरह से आज का एजेंडा हम राज्यसभा में देख रहे हैं तो बिल के हिसाब से, साथ ही प्रश्नकाल के हिसाब से और अल्पकालिक चर्चा के लिहाज से ये दिन काफ़ी अहम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से संबंधित 2021-22 के अनुदान मांगों पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी बयान देंगी। इसके अलावा नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मंत्रालय के अनुदान मांगों पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र भी रखे जाएंगे। साथ ही संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी पेश होंगी और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। और सीधा एक बार फिर हम संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। मेरे सहयोगी कृति मिश्रा राज्यसभा से जुड़ा अपडेट हम तक पहुंचाएंगी। कृति, अगर राज्यसभा की भी बात करें तो पिछले हफ्ते के आखिरी दिन, खास तौर से शुक्रवार को और जाते जाते हफ्ता राज्यसभा में भी अच्छे संकेत देखकर गया है। सभापति ने सराहना भी की कि प्रश्नकाल और शून्यकाल में 17 और विशेष उल्लेख में 5 मुद्दे उठे। कितना सकारात्मक संकेत जाते जाते जो हफ्ता है वो राज्यसभा में कामकाज को लेकर भी देकर गया है? किस तरह से आज की संभावनाएं दिख रही हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए राज्यसभा में हमने देखा लगातार सरकार और विपक्ष के बीच में जो 12 सांसद निलंबित किए गए हैं उनको लेकर गतिरोध बना रहा, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने लगातार अपील की दोनों ही पक्षों से कि वो बात करके हल निकालें। उसका असर हमको देखने को मिला, जहां पर प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई राज्यसभा की। जहां 50% टाइम जो बर्बाद हुआ है राज्यसभा का, वहीं प्रोडक्टिविटी भी तकरीबन 50% रही है। और अगर हम बात करें तो देखिए फार्म लॉज रिपील बिल पास हुआ, उसके अलावा डैम सेफ्टी बिल पास हुआ, और फ्राइडे की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादक दिन रहा, जहां प्रोडक्टिविटी तकरीबन 100% रही, जहां पर 22 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए। इसके अलावा एक पर विस्तार से चर्चा भी हुई। और अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें, पिछले हफ्ते की, तो देखिए 27 से ज़्यादा जो 0R मेंशंस हैं वो लिए गए। इसके अलावा 15 स्पेशल मेंशन लिए गए। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आर है, जो प्रश्नकाल, जहां पर सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, उसमें तकरीबन 23 सवालों का सरकार ने विस्तार से जवाब दिया। तो काफ़ी प्रोडक्टिव हफ्ता रहा जाते जाते पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए। और अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि महत्वपूर्ण बिल है। और अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है प्राइस राइज पर, इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण बिल हैं। और इसके साथ ही साथ प्रश्नकाल में
मंत्रालयों से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये हफ्ता भी काफी उत्पादक रहेगा। प्रीति, बिल्कुल कृति, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही प्रतिबिंब शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपडेट लेंगे। लेकिन सुशील कुमार गुप्ता, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज्यसभा में कामकाज को लेकर सुशील जी आज के दिन को कितना अहम मान रहे हैं, और जो लिस्टेड कामकाज है उस पर हम एक एक करके आगे आपसे भी विस्तार से भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआती टिप्पणी आपकी। आज राज्यसभा में पेट्रोलियम पदार्थों पे जो महंगाई पूरे देश के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर चीज़ महंगाई की चरम सीमा को छूने लगी है। इस तरीके से देखें आप, जितना भी इसके अंदर व्यापार है, जितनी भी इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं सब के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों का यूज़ होता है, और जिसकी वजह से देश के अंदर, पूरे देश में महंगाई आम गृहिणी के बजट को बिल्कुल चरमरा चुका है। और व्यक्ति अपना महीने का जो गुजारा उसकी सैलरी के अंदर होना चाहिए था, एक तो कोविड की वजह से रोज़गार छूट गए, व्यापार काफ़ी बंद हो गए, और अन्य तरीके की समस्याएं आ रही हैं। इस पर आज चर्चा होनी है। देखिए क्या सकारात्मक चीज़ें उसके अंदर से निकलती हैं। हर सांसद अपने अपने विचार उस पर रखेगा। आज ART बिल भी आना है, सरोगेसी बिल भी आना है। पिछली बार संसद में जब राज्यसभा में सरोगेसी बिल आया था, तो उसमें मातृत्व के लिए जो नई टेक्नोलॉजी निकली है, इसमें काफ़ी कमियां जो बताई गई थी। माता के लिए जो नवजात शिशु को जन्म देने वाली है, उसके अधिकारों पे कुछ कटौती थी। उसके लिए भी हमने बातें कही थी। जो नवजात शिशु इस दुनिया में आने वाला है, उसके अधिकारों के अंदर भी कुछ कमी थी, उसके विषय में भी चर्चा की थी, और वो बिल फिर सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र किया गया था। और ये भी कहा गया था कि ART बिल जब तक नहीं आएगा, इस सरोगेसी बिल का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं समझता हूँ सकारात्मक चर्चा आज राज्यसभा के अंदर होनी चाहिए। और बहुत देश को जो निसंतान बच्चे रह जाते हैं, दंपति जिनको संतान की इच्छा रहती है और प्रजनन शक्ति की जहाँ पे कहीं ना कहीं कमी रहती है, उनके विषय में जो विधेयक आ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा विधेयक होगा, और इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। बाकी चीज़ें वहाँ पे सामने आएंगी। बिल्कुल, यानी राज्यसभा के एजेंडे के हिसाब से भी आज का दिन काफ़ी अहम है। और अब एक एक करके विस्तार से नजर डालेंगे आज की कार्यसूची, आज के एजेंडे पर। बात पहले लोकसभा की करेंगे और इसके विधायी कामकाज की करेंगे। लोकसभा के एजेंडे में आज राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बिल राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान एक्ट 1998 में संशोधन करता है। विधेयक में देश के 6 औषधि शिक्षा और शोध संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली के संस्थान शामिल हैं। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान 15 मार्च 2021 को यह विधेयक पेश किया गया था। लोकसभा में आज उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 भी विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन और सेवा की शर्तों अधिनियम 1954 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन और सेवा की शर्तों अधिनियम 1958 में संशोधन करता है। कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी रिटायर्ड जज और उनके परिवार के सदस्य पेंशन या फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं। उन्हें तय पैमाने के मुताबिक एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन या फैमिली पेंशन की अतिरिक्त राशि भी मिलती है। बिल ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति अतिरिक्त पेंशन या फैमिली पेंशन का उस महीने की पहली तारीख से ही हकदार हो जाएगा जिस महीने में वो संबंधित आयु के अंतर्गत न्यूनतम आयु का हो रहा होगा। इसके अलावा नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 भी आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पेश करने के साथ ही अध्यादेश के जरिए तुरंत कानून बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण भी सभा पटल पर रखेंगी। संसद की मंजूरी के बाद यह बिल 30 सितंबर 2021 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। यह विधेयक 2014 में हुए संशोधन के दौरान ड्राफ्टिंग की एक
चूक को दुरुस्त करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985 में संशोधन करता है। एक बार फिर हम रुक करेंगे। मेरे सहयोगी प्रतिबिंब शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिबिंब, विधायी कामकाज के लिहाज से लोकसभा में आज का दिन कितना अहम, हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े ये तीनों बिल हैं और अपने आप में काफी अहम है। आपने अभी नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ संशोधन अध्यादेश 2021 का जिक्र किया और आपने ये भी बताया कि ड्राफ्टिंग की चूक हुई थी। मैं वो ड्राफ्टिंग की क्या चूक हुई थी उस पर जो प्रकाश डालना चाहता हूं। हम बता दें कि 2014 में एक्ट में संशोधन किया गया था और संशोधन के दौरान एक्ट में अवैध गतिविधियों को परिभाषित करने वाला क्लॉज नंबर बदल दिया गया, लेकिन उस सेक्शन के नंबर को नहीं बदला गया जिसमें अवैध गतिविधियों को वित्त पोषित करने वाले को सजा सुनाई जाने वाली थी। अब जो है उस सेक्शन के पहले वाला क्लॉज नंबर ही जो है वो रिपीट कर दिया गया था, जिसे अब बदला जा रहा है और अब ना केवल नारकोटिक्स का जो है काम करने वाले, धंधा करने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, साथ ही साथ वित्त रूप से अगर उनको पोषित किया जाता है, कोई सहयोग करता है, सहायता करता है, तो उनके खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होगी जितना नशीले पदार्थ का काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ होगी। इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10 साल की सजा 20 साल तक भी की जा सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है पुनर्स्थापित किया जाने वाला विधेयक जो है आज लोकसभा में सूचीबद्ध है, बहुत महत्व का है। इसके अतिरिक्त आपने यहाँ पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 का भी जिक्र किया और इस बिल की बात करते महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी सेवा शर्तों को कहीं ना कहीं नियमबद्ध किया गया है, रेगुलेट किया गया है। साथ ही साथ जब ये न्यायाधीश उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको उसी दिन से पेंशन शुरू हो जाएगी, न केवल उनको बल्कि परिवार के सदस्यों को भी पेंशन मिलेगी। तो बहुत महत्व का जो है आज कार्यसूची यहाँ पर है। अगर लोकसभा की बात करें तो विधेयक और पुनर्स्थापित किए जाने वाले विधेयक बहुत महत्व के हैं। बिल्कुल। प्रतिबिंब, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, लोकसभा के एजेंडे को लेकर आज के दिन पर आपकी राय क्या है? जैसे मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, साथ ही जजों के वेतन से संबंधित और इसके अलावा हम देख रहे हैं नारकोटिक ड्रग्स से संबंधित, ये 3 अलग अलग विधेयक हैं जो आज हमें लोकसभा में देखने को मिलेंगे। तो किस तरह से अहम रहने वाला है आपकी नजर में लोकसभा में आज का दिन? नहीं प्रीति जी, देखिए तीनों विधेयक अपने में महत्व रखते हैं और तीनों की जरूरत थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के दोनों सदनों में कामकाज फिर से शुरू हो गया है। संसद जो है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है कानून बनाना, लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करना, लोगों की जो समस्याएं होती हैं, जो सांसद है उनके अपने क्षेत्रों की, उनके बारे में चर्चा करना और सरकार से जवाब लेना। तो जब इस तरह की चर्चा होती है तो बहुत सारे सुझाव सकारात्मक जो है विपक्ष की ओर से आते हैं। सरकार के लिए भी उनको इनकॉर्पोरेट करना कई बार संभव होता है, लेकिन अगर सिर्फ हल्ला हंगामा और जो है वो बाइकआउट और इस तरह का काम होता रहेगा तो सफर अल्टीमेटली 2 लोग करते हैं, एक आम आदमी और दूसरा इस देश का संसदीय जनतंत्र, दोनों का नुकसान होता है। तो ये तीनों विधेयकों के बारे में अभी आपने विस्तार से बताया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि संसद का काम सुचारू रूप से चले तभी उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, सांसदों के प्रति लोगों के मन में सम्मान भी बना रहेगा। अगर ये जिस तरह की गतिविधियां हमने पिछले सत्र में देखी, उसके बाद इस सत्र के शुरुआत में राज्यसभा में जो कुछ देखा, उस तरह का चलेगा तो लोगों के मन में राजनीति के प्रति और संसदीय जनतंत्र के प्रति एक तरह की वितृष्णा पैदा होती है। वो न तो राजनीति के लिए अच्छी बात है, न तो जनतंत्र के लिए अच्छी बात है और न ही देश के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी, आप बने रहे हमारे साथ। पचौरी साहब, लोकसभा का एजेंडा और 3 बिल हम जो देख रहे हैं, इसमें हमने जजों के वेतन से संबंधित बिल पर पहले भी बात की थी। मैं जो फार्मास्यूटिकल बिल है और इसके अलावा जो नारकोटिक्स बिल है जिसमें ड्राफ्ट की चूक थी और फिर से बिल लाया गया, इन दोनों बिल को लेकर आपको क्या लग रहा है, किस तरह के सुधार होंगे? देखिए, तीनों बिल महत्वपूर्ण है वैसे तो,
लेकिन फार्मास्यूटिकल बिल इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी उपयोगिता वर्तमान कोरोना काल में समझ में आई है बिल्कुल। कि देश में लोगों को, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के बारे में देश की जनता को चिंता करना चाहिए और देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इस विधेयक में ये है कि जो 6 कॉलेजेज हैं उनके अलग अलग बोर्ड थे, आज वो उन 6 कॉलेजों का एक बोर्ड होगा और वो बोर्ड बहुत उच्च स्तरीय होगा ताकि उनका संचालन ठीक हो, उनमें सारे कॉलेजेज में एक रूपता आ जाए और नए नए वैज्ञानिक निकलें जो शोध हो, और ताकि हमारे यहाँ औषधियों का निर्माण है देश में हो और हम आत्मनिर्भर हों। इस दृष्टि से सब देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिल है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल बिल को लेकर गुप्ता साहब, जिस तरह से अभी हमें पचौरी साहब ने बताया कि राष्ट्रीय महत्व के जो नए संस्थान हैं, एक तरह से उन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित करना है, और किस तरह से फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में ये मजबूती देने वाला साबित हो सकता है। देखिए, जो भी विधेयक है उसकी अनुरूपता समाज की दृष्टि से बहुत महत्व रखती है। बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल जो बिल आ रहा है, सबसे पहले जो देश की नई एजुकेशन पॉलिसी बनी, उन सबको एक अलग से बोर्ड बना दिया गया, और इस विधेयक के जरिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो शोध संस्थान है, इनके अंदर देश के लिए इतना बेहतरीन काम हो, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, ये सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए। छात्रों को ऐसे रास्ते मिले कि हमें इतना जो फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है दुनिया भर से जो इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको इंपोर्ट ना करना पड़े। हमारे देश के अंदर जनरेट हो, महंगे जो लाइफ सेविंग उपकरण है उनकी कीमतों का कुछ सही से कम कीमतों पे आम जनता को उपलब्ध हो, अच्छे फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो देश के अंदर बने और हम दुनिया की ज़रूरतों को भी पूरा करें। ऐसे संस्थानों का अगर हमारे यहाँ पे निर्माण होगा और उन संस्थानों का संचालन बेहतरीन तरीके से होगा, तो इस बिल के अंदर मैं समझता हूँ इसकी जो उपयोगिता है वो और बढ़ेगी, और इस उपयोगिता को बढ़ाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, और विपक्ष इसके लिए हमेशा सदैव साथ रहता है और साथ रहेगा। संसद चर्चा का विषय होता है, क्योंकि गत 13 सांसद हमारे निलंबित किए गए, इसलिए किए गए कि किसान बिल पे उन्होंने चर्चा की, उस समय मांग की थी, किसानों पे चर्चा नहीं हुई। हालांकि सरकार ने अब उन बिलों को वापस लिया है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो मांग भी जायज़ थी, परंतु इस दफ़ा फिर ये जो तीनों बिल वापस ले लिए गए बिना चर्चा के। चाहते थे उस पर MSP की चर्चा हो, उसके ऊपर जो किसानों पे मुकदमे बने हैं इस दौरान शांतिपूर्ण आंदोलन को करने के लिए, उनको वापसी की बात हो। ये सारी चर्चाएं संसद में होनी चाहिए। ठीक है। प्रदीप जी, जैसा आपने भी कहा कि कामकाज सदन में हो रहा है, इसको लेकर अच्छा संकेत है, और ये जो बिल है वो अपने आप में काफ़ी अहम है। तो हम माने कि अब जो बिल पास होंगे उसमें चर्चा के दौरान जो प्रावधान है उस पर हमें अच्छी चर्चा देखने को मिल सकती है। अभी फार्मास्यूटिकल बिल को लेकर दोनों मेहमानों ने बात की। नारकोटिक्स बिल त्रुटि के कारण, जो ड्राफ्ट में त्रुटि थी उसके कारण फिर से लाया जा रहा है, और नारकोटिक्स और ड्रग्स का मुद्दा हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि खबरों में भी बहुत ज़्यादा बना रहा है। तो ये बिल किस तरह से आप इस बिल को अहम मान रहे हैं इस दिशा में? नहीं, देखिए, जो आपने बताया कि नारकोटिक्स बिल में एक तकनीकी खामी के कारण उसको फिर से लाया जा रहा है, लेकिन नारकोटिक्स का और ये ड्रग्स का जिस तरह का व्यापार फैल रहा है, खासतौर से पंजाब में जो स्थिति हो गई है, और बॉलीवुड जो बार बार जो है इस मामले में उभर कर सामने आता है, जब भी कोई केस होता है तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बॉलीवुड से जुड़ जाता है। तो केवल बात इतनी नहीं होनी चाहिए कि कौन लोग इसको खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस धंधे को चलाने वाले कौन, इनके पीछे फाइनेंशियर कौन है, कौन इनको आर्थिक जो है वो बैकबोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस जो हुआ, ये बिल बना है, जो एक्ट बन चुका था, अब संशोधन हो रहा है एक तकनीकी कारण के कारण, लेकिन उससे इन लोगों को सजा देने में आसानी। तो इस बुराई को खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए जरूर उठाया जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब को अगर आप देखें तो पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो रही है।
और दूसरी बात यह है कि ये बड़े लोक महत्व के मुद्दे हैं। ये ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी का एजेंडा है, या आज ये पार्टी सत्ता में है, कल वो पार्टी सत्ता में थी तो वो विरोध में थी, ये खिलाफ में थी। ये ऐसे मुद्दे नहीं है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आम सहमति है, और जब आम सहमति के मुद्दे उठते हैं, उन पर चर्चा होती है, तो बड़े सकारात्मक सुझाव आते हैं। बिल्कुल। तो उनको उनके अनुसार बिल में जो विधेयक में संशोधन हो, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, तो इससे संसदीय जनतंत्र और मजबूत होता है। ये जिम्मेदारी, मेरा मानना है कि संसद को सुचारू रूप से चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की है। सत्ता पक्ष की ज्यादा है, लेकिन अगर विपक्ष का सहयोग ही नहीं होगा तो कोई भी सत्ता पक्ष को वो सदन नहीं चला सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो स्थिति बनी है कि दोनों सदनों में जो है कामकाज हो रहा है, चर्चा हो रही है, वो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, आप भी बने रहिए। लोकसभा के एजेंडे पर हमने बात की, अब हम राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी सहित देश में मूल्य वृद्धि से पैदा हालात पर राज्यसभा में आज अल्पकालिक चर्चा होनी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा आनंद शर्मा, डॉक्टर फौजिया खान, प्रोफेसर मनोज कुमार झा समेत सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सांसद इस मुद्दे पर अपने विचार और सुझाव सामने रखेंगे। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किए जाने की उम्मीद है, और आखिर में संबंधित मंत्री चर्चा का संक्षिप्त जवाब भी देंगे। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 के साथ ही सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 पर भी आज राज्यसभा में विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। विधेयक का उद्देश्य व्यावसायिक सरोगेसी पर रोक लगाना है और नैतिक सरोगेसी की अनुमति देना है। बिल केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य सरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है, जिससे सरोगेसी की प्रक्रिया का विनियमन बेहतर तरीके से संभव होगा। अगस्त 2019 में लोकसभा से पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 को राज्यसभा में प्रवर समिति यानी सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था। विधेयक में राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है। यह विधेयक अनैतिक तौर तरीकों को नियंत्रित करेगा, सरोगेसी के वाणिज्यीकरण की रोकथाम करेगा और सरोगेट माताओं और सरोगेसी के जरिए जन्म लेने वाले बच्चों के संभावित शोषण को भी रोकेगा। और फिलहाल जो राज्यसभा का एजेंडा है उस पर हम बात करने के लिए मेरी सहयोगी कृति मिश्रा के पास चलेंगे। कृति, एजेंडा हम देख रहे हैं, जो अल्पकालिक चर्चा है वो भी अपने आप में अहम है, और साथ ही जो दो बिल हैं वो कहीं ना कहीं जो निसंतान दंपत्ति है उसे लेकर, और एक तरह से हम देखें तो इस तरफ चाहे वो हम सरोगेसी की बात करें या बाकी और चीज़ों की बात करें, नियमन जो है वो हाल फिलहाल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, और इसका व्यवसायीकरण ना हो, वाणिज्यीकरण ना हो, इस दिशा में भी ये काफ़ी अहम बिल साबित हो सकते हैं। जी हाँ प्रीति, बिल्कुल। अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा अपडेट जो फिलहाल आ रहा है वो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह आज संसद में जो नागालैंड ऑपरेशन है उस पर एक सुओ मोटो स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो उस पर सभी का नज़र रहेगी। और अगर हम राज्यसभा के एजेंडे की बात करें तो जैसा कि आपने बताया, जो अल्पकालिक चर्चा या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, देखिए नियम 176 जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा है उसके तहत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, जहां पर कोई फॉर्मल मोशन नहीं आता, वोटिंग नहीं होती, लेकिन जो विपक्ष है वो सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकता है किसी भी मुद्दे पर। तो आज विपक्ष जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। जो महंगाई है, पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उस पर सरकार से जवाब मांगेंगे। देखिए, लगातार विपक्ष ये मुद्दा उठाता आया है, और जब संसद की शुरुआत हुई थी इस सत्र की तो उससे पहले भी विपक्ष ने कहा था कि ये बड़ा मुद्दा रहेगा विपक्ष के लिए। वहीं सरकार की अगर बात करें तो विस्तार में जवाब देगी कि किस तरह से एक्साइज में कटौती की गई है और कैसे जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं उसको सरकार रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये जो प्राइस राइस है उस पर कंट्रोल पाया जा सके। इसके अलावा अगर हम विधायी कामकाज की बात करें तो जैसा कि आपने बताया
कि एआरटी बिल और सरोगेसी बिल है। देखिए प्रीति, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना ये है कि एआरटी और सरोगेसी में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सरोगेसी में कमिशनर कपल और साथ ही तीसरा व्यक्ति जो सरोगेट मदर होती है वो होती हैं, और वहीं एआरटी में कमिशनर कपल के साथ ज़रूरी नहीं है कि कोई से तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर हम सरोगेसी की बात करें तो तकरीबन 1000 ऐसी क्लिनिक्स हैं देश में जो सरोगेसी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो देती हैं, और एआरटी की बात करें तो तकरीबन 40,000 ऐसी क्लिनिक्स हैं जो इसकी सर्विसेज देती हैं। इसके अलावा एआरटी देश में इसकी ग्रोथ जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको रेगुलेट करना ताकि इसका कमर्शलाइजेशन ना हो, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हम प्रावधानों की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि नेशनल बोर्ड, नेशनल रजिस्ट्री अथॉरिटी, इसके अलावा स्टेट बोर्ड का भी प्रावधान है ताकि कमर्शलाइजेशन रोका जा सके, और जो सरोगेट मदर है और जो सरोगेट बच्चा है उसके अधिकारों को अपहोल्ड किया जा सके। तो बेहद महत्वपूर्ण बिल है जिस पर आज सदन में हमको सार्थक चर्चा सुनने को मिल सकती है। प्रीति? बिल्कुल कृति, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। सुशील कुमार गुप्ता जी, महंगाई पर चर्चा को लेकर काफ़ी दिनों से मांग भी चल रही थी, और अब हम आज अल्पकालिक चर्चा इस पर देखेंगे, कितनी अहम होगी? महंगाई जनमानस की कमर तोड़ चुकी है। महंगाई राज्य सरकार में, दिल्ली की मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने 10 रुपये लीटर डीजल पे अपनी तरफ से रेवेन्यू टैक्स कम किए थे, और अभी पेट्रोल पे 8 रुपये लीटर उन्होंने कम किया है। परंतु उसके बाद भी केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे, महंगाई पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। जो प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इससे रसोई गैस की अगर मैं बात करूं, सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो गया है, घर चलना मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से हर पदार्थ इतना महंगा हो गया है कि ज़िंदगी चलनी मुश्किल हो चुकी है। इस दौरान कहीं ना कहीं सरकारों को अपने टैक्स शेयर को, एक्साइज को इस पे कम करना पड़ेगा ताकि जनजीवन सामान्य रूप से चल सके। महंगाई इस तरीके से कहीं न कहीं, जब कोरोना का प्रकोप भी ऊपर पड़ा, व्यापार भी बंद हुए, नौकरियां भी छूट गई हैं, और महंगाई बढ़ते चले जाए तो आदमी का ज़िंदगी कैसे गुजर बसर होगा, इस बात पे सरकारों को सोचना पड़ेगा। और आज संसद में जो चर्चा हो रही है, मैं समझता हूँ कि पक्ष और विपक्ष के लोग इस पे अपने अलग अलग सुझाव रखेंगे। अलग अलग सुझाव सरकार को मानने भी चाहिए और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि इसकी वजह से बहुत परेशानी बढ़ रही है। ठीक है पचौरी साहब, महंगाई के मुद्दे पर जाहिर तौर पर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा सरकार को। कारण क्या रहे हैं, स्थिति क्या है, इसे लेकर किस तरह की चर्चा की उम्मीद? देखिए, पहली बात तो ये कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो हम 80% बाहर से निर्यात करते हैं, यानी उनका नियंत्रण कीमतों का हमारे यहाँ से नहीं होता। वो समय समय पर ओपेक देश इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की थी अपनी एक्साइज ड्यूटी से, और केंद्र सरकार ये चाहता है कि ये जो है जीएसटी के दायरे में आए, तो फिर वो समान टैक्स लग जाएंगे। अभी जो हर राज्य सरकार अपने अपने टैक्सेस लगा रही है, कहीं 30% है, कभी 40% है। 2 राज्यों ने कम किए हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने। बाकी राज्यों ने टैक्सेस कम नहीं किए हैं। जहाँ कम हो गए वहाँ प्राइसेस 100 के नीचे आ गई हैं, और ये कम होना चाहिए, हम भी महसूस करते हैं। लेकिन बगैर जीएसटी के दायरे के अंतर आए ये कीमतें नियंत्रित नहीं हो पाएंगी। दूसरे, भारत ने दुनिया के और ओपेक देशों पर दबाव डाला है कि आप जो प्राइसेस हैं उनको कम करिए, क्योंकि उन्होंने अपना उत्पादन घटा दिया था। तो कुछ बड़े देश एक साथ मिलके गंभीरता को समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसमें अमेरिका भी शामिल है। और मैं समझता हूँ कि हमेशा से ही ये वर्तमान सरकार कीमतों के नियंत्रण के पक्ष में रही है, और इसीलिए 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न लगातार दिया जा रहा है ताकि गरीबों पर इस महंगाई का प्रभाव न पड़े। ठीक है प्रदीप जी, जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही थी, तब जब मैंने आपसे टिप्पणी ली थी तो आपने यही कहा था कि देखना होगा कि जो शीतकालीन सत्र है वो अच्छे मैसेजेस कितने देकर जाता है।
विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, उनका भी रोल है कि जो सत्र है, जो सदन है, उसका काम सुचारू रूप से चले, और सरकार को भी ये देखना होगा कि वो विपक्ष को कितना एकोमोडेट करती है। शुरुआत में हमने देखा तीनों कृषि बिल वापसी को लेकर जो बिल था वो पास हुआ, हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि चर्चा नहीं हुई, इसको लेकर उसकी शिकायतें हैं। और अब महंगाई के मुद्दे पर जो चर्चा की मांग थी, उसे कितना अहम आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा तो बहुत जरूरी है और इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष को किसी न किसी एक नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि ये समस्या राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या से सबसे गरीब से लेकर सबसे अमीर सब प्रभावित होते हैं। और अब बिल्कुल सही बात है जो अभी कही गई कि हम नेट इंपोर्टर हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो कैसे कम हो सकता है? सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं, जैसे अमेरिका, भारत और जापान ने तय किया कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं उनको हम रिलीज करेंगे मार्केट में, उससे प्राइस को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है। हमारे भंडार बहुत ज्यादा नहीं है और कब तक करेंगे, एक सवाल ये। तो जब तक ओपेक देश, जो तेल उत्पादक देश हैं, वो अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते, तब तक कीमतों पर दबाव बना रहेगा। उसके अलावा भारत जो है बहुत सी कोशिशें कर रहा है, जैसे पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने की बात हो रही, उससे दाम कम हो, एनर्जी के दूसरे जो ग्रीन सोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल की, गाड़ियों के लिए जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, उसको बड़े पैमाने पर जो है बढ़ाने की बात हो रही है। और कुल मिलाकर असली बात यह है, जहां तक टैक्स के कारण महंगाई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ये बात सही है कि जब तक उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा तब तक ये मुश्किल, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। राज्य सरकारें कहेंगी केंद्र कम करे टैक्स, केंद्र कहेगा राज्य सरकारें कम करें, ये इसका कोई अंत नहीं है इस बहस का। जीएसटी के दायरे में आने के बाद किसी को किसी तरह की शिकायत नहीं रहेगी और उसका सबसे बड़ा लाभ जो है पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं तो उसका हर क्षेत्र पर असर पड़ता है। केवल ऐसा नहीं कि जो कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं या ट्रैक्टर चलते हैं उन्हीं पर असर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन पर जो असर पड़ता है उससे महंगाई बढ़ती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर इस मुद्दे पर एक सकारात्मक बहस के जरिए एक नतीजे पर पहुंचे सत्ता पक्ष और विपक्ष कि भाई इसका स्थायी हल क्या होगा, उस दिशा में हम कैसे बढ़े, सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि अभी जो स्थिति है अपने देश में पिछले 25-30 सालों से हर दल कहीं ना कहीं सत्ता में है, हर दल कहीं ना कहीं विपक्ष में है। तो सत्तारूढ़ और विपक्ष का वैसा मामला नहीं है जो 50 और 60 के दशक में हुआ करता था, एक ही पार्टी सत्तारूढ़ थी, बाकी सब विपक्ष में थी। तो सबकी भूमिका है इसकी। बिल्कुल। और तो अगर सब मिलकर कोई हल निकालते हैं तो वो देश के लिए भी अच्छा होगा, अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा होगा और आम लोगों के लिए भी। बिल्कुल। और इस आज होने वाली चर्चा के जरिए क्या स्थिति है मूल्य वृद्धि को लेकर वो सामने आएगी, किस तरह के सुझाव और उपायों को लेकर चर्चा होती है, ये भी जरूरी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी प्रदीप सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सत्यदेव पचौरी जी आपका भी, और सुशील कुमार गुप्ता जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बात होगी प्रश्नकाल की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद में आज, और लोकसभा में आज संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन समेत तमाम मंत्रालयों से जुड़े जो अहम प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। श्रम और रोजगार, पर्यटन और जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाने हैं। एक नजर डाल लेते हैं आज पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। सांसद पीआर नटराजन शिक्षा मंत्रालय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर वित्त मंत्रालय से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सौमित्र खान वित्त मंत्रालय से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए पश्चिम बंगाल में ऋणों के वितरण से जुड़ा सवाल करेंगे।
सांसद पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी शिक्षा मंत्रालय से 4 वर्षीय समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की जानकारी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद जयंत सिन्हा संस्कृति मंत्रालय से विज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई SPOCS योजना में साइंस सिटीज, सेंटर्स और हब्स के खोले जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अशोक महादेव राव नेते जनजातीय कार्य मंत्रालय से जनजातीय सलाहकार परिषदों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद भर्तृहरि मेहता वित्त मंत्रालय से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 19 राज्यों के ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित अनुदान से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी विदेश मंत्रालय से दिल्ली विश्वविद्यालय की तर्ज पर विदेश में परिसर की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद ए राजा वित्त मंत्रालय से एयर इंडिया की बिक्री से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मन्ने श्रीनिवास रेड्डी शिक्षा मंत्रालय से सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा और निगरानी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद हेमा मालिनी संस्कृति मंत्रालय से लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद थॉमस चाचिकादन शिक्षा मंत्रालय से विलुप्त हो रही भारतीय भाषाओं के संरक्षण के संबंध में किए जा रहे कार्य से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद कनकमल कटारा शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भर्ती से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद भोला सिंह श्रम और रोजगार मंत्रालय से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद राजेंद्र धैया श्रम और रोजगार मंत्रालय से सरकार की ओर से 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद रीति पाठक पर्यटन मंत्रालय से मध्य प्रदेश और जम्मू में पर्यटन परियोजनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद रमा देवी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से बिहार के शहरों में प्रदूषण को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद जयदेव गल्ला शिक्षा मंत्रालय से सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद DK सुरेश शिक्षा मंत्रालय से लॉकडाउन के दौरान पाठ्यपुस्तकों की सुलभता से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद YS अविनाश रेड्डी शिक्षा मंत्रालय से ऑनलाइन कक्षाओं में सुविधाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और अब बात राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की। आज नागर विमानन, कोयला, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, खान, अल्पसंख्यक कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय से जुड़े प्रश्न राज्यसभा में किए जाएंगे। सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य खान मंत्रालय से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरजागढ़ वन क्षेत्र में लौह अयस्क के खनन के कार्य से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद कांता कर्दम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से मेरठ जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत LPG कनेक्शन दिए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मोहम्मद नदीमुल हक जल शक्ति मंत्रालय से साल 2030 तक भू जल के स्तर में गिरावट आ जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद वी विजयसाई रेड्डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पेट्रोकेमिकल परिसर की स्थापना किए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर CM रमेश नागर विमानन मंत्रालय से विभिन्न राज्यों में नए हेलीपैडों के निर्माण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद विजयपाल सिंह तोमर जल शक्ति मंत्रालय से जल जीवन मिशन के जरिए उत्तर प्रदेश में पेयजल कनेक्शनों की संख्या से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद KC राममूर्ति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे।
सांसद हिरण कडाड़ी जल शक्ति मंत्रालय से FPAP के अंतर्गत देश भर में सर्वेक्षण करवाए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद रूपा गांगुली आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से शहरी इलाकों में बाढ़ आने की समस्या से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। सांसद डॉक्टर अमी याज्ञिक नागर विमानन मंत्रालय से बीते 3 साल में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन स्थापित किए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। सांसद दीपक प्रकाश कोयला मंत्रालय से कोयले की राख को उपयोग में लाने की नीति से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद रामनाथ ठाकुर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से सांसदों के लिए बने नवनिर्मित फ्लैटों के रखरखाव के लिए आमंत्रित निविदाओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अयोध्या रामी रेड्डी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से स्मार्ट सिटी मिशन में जलवायु परिवर्तन, आपदा से निपटने की तैयारी और अन्य मुद्दों के समाधान से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर शांतनु सेन इस्पात मंत्रालय से कोलकाता में सेल के रॉ मटेरियल डिवीजन यानी कि RMD को बंद किए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। साथ ही सांसद राकेश सिन्हा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में चिन्हित खासकर शिया संप्रदाय की ओर से संचालित स्कूल और कॉलेजों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के सुचारू प्रसारण के लिए संसद टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी के 2 अलग-अलग चैनलों पर किया जा रहा है। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण संसद टीवी राज्यसभा पर किया जा रहा है, जबकि लोकसभा की कार्यवाही का प्रसारण संसद टीवी SD लोकसभा पर किया जा रहा है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी की वेबसाइट sansadtv.nic.in और संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी के इन प्लेटफॉर्म पर संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।